बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ शहबाज राना मौजूद हैं। पाकिस्तान में इकॉनमी कवर करने वाले जो बेस्ट रिपोर्टर्स हैं उनमें शुमार होता है शहबाज राना का। इस वीडियो में हम ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज असल बात होगी कि इस वक्त जिस शख्स को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि उसने पाकिस्तान का चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना है, यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, अगर मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून ने ही इक़्तिदार में आना है तो पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उनके लिए क्या मियाँ साहब की पटारी में ऐसा कुछ है, क्या उनकी ज़म्बेल में है जिसमें वो निकालेंगे और कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई करिश्मा हो जाएगा और पाकिस्तान की इकॉनमी, जो कि नून लीग इस वक्त क्लेम कर रही है कि 2017 पे रोटी जो है उसके रेट चले जाएंगे, बिजली के बिल जो है वो कम करने के लिए कोई ऐसा नुस्खा कीमिया ढूंढ कर लाए हैं मियाँ साहब बरतानिया के जंगलात से कि जो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल कर देगा। अब प्रोमिसेस हर सियासी जमात, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग, जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होती है तो इस किस्म के सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन मियाँ साहब और इसहाक डार साहब जिस तरीके से दावेदार हैं कि जैसे तमाम मसाइल का हल उनके पास है, वो है या नहीं, और आने वाले चंद माह में पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा क्या होगा। क्योंकि एक बात तय है, पाकिस्तान में इक़्तिदार में आना वो किस किस रास्ते से लोग आते हैं ये मालूम है, लेकिन इक़्तिदार को कायम रखना इस वक्त ये है कि हुकूमत वही चला सकता है जो मईशत चला सकता है। गिवन द करंट सिनेरियो मियाँ साहब के पास क्या है, वो मईशत चला पाएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। राना साहब, आगाज़ तो यहाँ से कर लेते हैं। एक आने के बाद मियाँ साहब ने कुछ इवेंट्स शुरू किए, विज़िट शुरू किए, बलूचिस्तान गए, फिर वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए और वहाँ पर उनका एक नज़रिया थोड़ा सा समझ आया कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम दे दें, किसी ने जिस भी तरीके से पैसा कमाया है वो उसमें लगा दे। क्या ये वो तरीका है, ये वो चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मियाँ साहब हैविंग सर्व्ड 3 टाइम्स एज़ प्राइम मिनिस्टर, चौथी मरतबा का भी जब वो एम कर रहे होंगे तो उनके पास ये होगा कुलिये के तौर पर? कि ऐसा भी इट इज़ प्री मेच्योर कि हम कह सकें कि PMLN का इकनॉमिक प्लान क्या है, PTI का इकनॉमिक प्लान क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या किसी भी पार्टी का। लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो उनकी अभी तक स्टेटमेंट्स आई, और स्टेटमेंट्स को आप एज एन इकनॉमिक प्लान नहीं ले सकते। सही। जहाँ तक टैक्स एमनेस्टी की बात है, जो इनका 2013 से 18 तक का इनका जो रूल था उसमें 4 टैक्स एमनेस्टीज़ आई थी, और 3 मियाँ साहब के टाइम पे आई थी और एक शायद खाकान अब्बासी ने दी थी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उसके बाद भी पाकिस्तान जो था, जब ये गवर्नमेंट गई है तो हमें पता था IMF के प्रोग्राम में आपने जाना है, और जब PTI की गवर्नमेंट आई तो हम IMF के प्रोग्राम में थे, और जब PTI की गवर्नमेंट गई है तो वो भी IMF के प्रोग्राम में थे, और ये जब PTI की गवर्नमेंट गई है तो वो भी IMF का प्रोग्राम करके गई है। तो टैक्स एमनेस्टीज़ जो हैं वो कभी भी पाकिस्तान की इकॉनमी का जो भी हमारे मसाइल हैं उसका हल नहीं है। ये एक डिसएडवांटेज पोजीशन पे ले जाता है उन लोगों को जो पहले ही बहुत कम है पाकिस्तान में, जो अपने टैक्स पे करते हैं। तो अगर इस किस्म की स्कीमें होंगी तो वो तो पाकिस्तान की इकॉनमी का हल नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये बात भी गलत है कि जी कोई 2017 की जो कीमतें थी, चाहे वो रोटी की हो, बिजली की हो, गैस की हो, वो वापस आ जाएंगी। अगर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले ये बात कर रहे हैं या PMLN ये बात करी, वो बिल्कुल सरासर गलत बात है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। आप पीछे नहीं जा सकते। पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्लान कौन सा चलेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन ना, कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक। लेकिन पहले ये, क्योंकि एमनेस्टी की बात हो रही है और ये बात हो रही है कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा उससे ये नहीं पूछा जाएगा पैसा कहाँ से आया। क्या इसका मतलब हम ये समझें कि अगर किसी शख्स ने अगवा बराए तावान करके पैसा कमाया है, किसी ने ड्रग स्मगलिंग के ज़रिए पैसा कमाया है, किसी ने कोई धंधा करके, काला कारोबार करके, अनलॉफुल मीन्स से पैसा इकट्ठा किया है, आपने उसको अब ये दावत दे दिया है कि आप कौमी धारे में आ जाएं, इंडस्ट्री लगाएं, अपने पैसे को सफ़ेद करें, आपसे कोई नहीं पूछेगा। क्या यानी कि मियाँ साहब ने अपनी इस गुफ्तगू में ये भी कहा कि दुनिया के ममालिक ने इस तरीके से तरक्की की है? क्या ये ठीक बात है कि इस तरीके से हो जाना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे बोला ना कि टैक्स एमनेस्टी ही अगर हल होता तो PMLN की 2013 से 18 की गवर्नमेंट में 4 एमनेस्टीज़ आई, PTI की हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी दी। एमनेस्टी पाकिस्तान का हल नहीं है मसाइल का। एमनेस्टी में होता क्या है, और बेसिकली उसके अंदर जो आपका सवाल है ना कि इसको अगवा कर लिया, कत्ल कर दिया, और ये इस किस्म की जो चीज़ें कर लें,
या कोई स्मगलिंग करता है या कोई नारकोटिक्स की ट्रेड करता है, उसका जो इलीगल गॉटन मनी है, कुछ जो एक्सक्लूजन्स होती हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो जिनके पैसा जो आएगा वो टैक्स एमनेस्टी में डिक्लेयर नहीं हो सकता, वो उसमें दिया होता है। कि करप्शन का पैसा नहीं हो सकता, इस किस्म की जो इलीगल मनी होती है उसका नहीं हो सकता। बेसिकली टैक्स एमनेस्टी में पैसा डिक्लेयर कौन सा होता है। अगर हम इसको देखें, पाकिस्तान के जो ऑलमोस्ट तमाम जो बड़े सेठ हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, इन्होंने अपनी 2 किताबें रखी होती हैं। एक में अपनी जो सेल्स डिक्लेयर करते हैं वो फुल और एक्चुअल होती हैं, वो खाते इनके ज़ाती होते हैं, और एक वो होती है जो टैक्स पर्पसेस के लिए होता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बड़े बड़े जो सनतकार हैं, इन्होंने अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर भेजा और उसको वापस एज अ रेमिटेंस लिया है, या कुछ ने बाहर रख लिया, कुछ ने इधर उसको डिक्लेयर नहीं किया। तो ये वाला जो टैक्स एवेडेड मनी होती है उसको फिर ये डिक्लेयर करते हैं, और उस वक्त बड़े बड़े आपको वो आएंगे जी कितने $1 बिलियन की डिक्लेयर होगी, उससे इतने $1 बिलियन की सरमायाकारी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली वन ऑफ इस वक्त आपका टैक्स रेट क्या है? 35%। और कानून ये कहता है कि अगर आपने टैक्स चोरी आपकी पकड़ी गई तो 35% का जो है उसका 100% जुर्माना, 70%। सही। तो 70% आपके ऊपर टैक्स बनता है अगर आपकी टैक्स चोरी पकड़ी जाए। हम क्या करते हैं, हम 3 से 5% में उसको लीगल करार देते हैं जब वो आप टैक्स एमनेस्टी में पैसा लगा लेते हैं। यही काम इमरान खान साहब ने किया, यही काम नवाज शरीफ साहब ने किया, यही काम शहबाज। तो फिर ये क्या क्लेम है कि जो तजुर्बाकार है वही मुल्क को संभाल सकता है, जिसके पास तजुर्बा है वो आके ठीक कर देगा? ये तजुर्बा पिछले 16-17 माह में जो पीडीएम की हुकूमत थी, क्या आपको नहीं मालूम, या मुझे नहीं मालूम, या आपने रिपोर्ट नहीं किया, या हमने रिपोर्ट नहीं किया कि जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस थे वो तो मियाँ साहब ही लंदन में बैठ कर ले रहे थे। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से लेके वज़ीर ख़जाना की तब्दीली से लेके हर बड़ा फैसला तो मियाँ साहब ने खुद किया है। तो मैं असल में ये जानना चाहता हूँ कि आपको नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा प्लान, वाइबल प्लान मियाँ साहब के पास है? क्योंकि मईशत असल मसला है, ये पॉलिटिक्स, ये छोटी मोटी बातें, एक आम आदमी जो अफेक्ट हो रहा है, जो उसकी ज़िंदगी है, जो उसका बजट है, जो बिजली का बिल है, जो गैस का बिल है, जो आटे का, पेट्रोल का ये खर्चा है, ये महंगाई है, ये उसको निगल रही है। मियाँ साहब के पास क्या वाकई ही कुछ है जैसे वो क्लेम कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शन प्रॉमिस है? देखिए, ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब सारे फैसले खुद कर रहे थे इकॉनमी के। ज़रूरी नहीं था कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी तमाम बातें मान रहे हो, सुन तो शायद रहे होंगे, मान नहीं रहे थे। अच्छा। ये ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के जो वज़ीर ख़जाना थे वो मिफ्ता इस्माइल थे। फिर मिफ्ता इस्माइल को इसलिए चेंज किया गया कि फिर नवाज शरीफ साहब के जो वज़ीर ख़जाना वो इसहाक़ डार साहब आए और उन्होंने इकनॉमिक पॉलिसीज़, लेकिन उस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि जो वो 12-13 जमातों का एक इन्होंने गुलदस्ता बनाया था, वो जो फैसले हो रहे थे वो कोई इकनॉमिक रैशनैलिटी के ऊपर नहीं हो रहे थे, वो पॉलिटिकल कंपल्शंस के तहत फैसले हो रहे थे। पाकिस्तान में जो बात कर रहा था पहले भी कि पाकिस्तान में इकनॉमिक प्लान कौन सा चलेगा, नवाज शरीफ साहब का चलेगा, जरदारी साहब का चलेगा, इमरान खान साहब का, किसका चलेगा, या जहांगीर तरीन ग्रुप का चलेगा, एस्टैब्लिशमेंट का चलेगा? किसी का भी नहीं चलेगा। अगर तो इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को ज़िंदा रखना है, ऑक्सीजन पे ही रखना है, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, तो प्लान चलेगा IMF का। अभी भी वही चल रहा है, पिछले भी वही चलता रहा और आइंदा भी वही चलेगा। तो ये उसमें छोटी बहुत कोई टिंकरिंग कर लेगा कोई, लेकिन जो IMF का जो प्लान होता है उसमें टैक्स एमनेस्टी नहीं होती। कुछ केसेस में उन्होंने एग्जम्पशंस दी, जैसे इमरान खान साहब ने जब टैक्स एमनेस्टी दी रियल एस्टेट सेक्टर को, तो उस वक्त उसकी जो उन्होंने बहाना बनाया था वो कोविड का बनाया था कि कोविड की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो गई, तो मैं टैक्स एमनेस्टी देना चाहता हूँ। IMF को भी वो एक उन्होंने जो बहाना था उसको मान लिया और टैक्स एमनेस्टी अलाउ कर दी, और एक उन्होंने आते एक और भी एमनेस्टी दी थी, खान साहब ने भी। तो पॉइंट इज़ कि ये जो टैक्स एमनेस्टीज़ हैं, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इन हालात के अंदर शायद आपको IMF भी अलाउ ना करे देना। IMF के व्यूज़ का हमें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। सही। अच्छा शहबाज, आप PTI के भी क्रिटिकल रहे, उन पे भी तनकीद करते थे, नून लीग के ऊपर PDM की हुकूमत पे भी आपने तनकीद की। इस मामले पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। ये सबको मालूम है हुआ क्या, खान साहब के ख़िलाफ़ जिस वक्त ये जमातों ने गैंगअप किया तो खान साहब ने पॉलिटिकल बेसिस पे गालिबन एक डिसीजन लिया कि IMF से कमिटमेंट्स जो थी उनको ऑनर नहीं किया। खान साहब ने पेट्रोल की कीमत जब 10 रुपये बढ़ानी थी, 160 से 170 पे जानी थी, उन्होंने 150 कर दी, 5 रुपये बिजली का यूनिट कम कर दिया और जून तक उसको लॉक कर दिया। काबीना के ज़रिए उन्होंने डिसीजन लिया। मुझे याद है 8 मार्च को हमारी मुलाकात हुई, मैंने खान साहब से ये सवाल किया, मैंने कहा ये आपने कैसे कर दिया? उनका मौक़िफ़ उस वक्त था कि हमारे पास रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ रही हैं, हमारे पास रिकॉर्ड और बम्पर क्रॉप हो रही है वीट की, और बाकी उन्होंने जो क्रॉप्स हैं उनकी एग्जांपल्स दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा रशिया के साथ वीट का
और ऑयल का कोई मुआहदा होने जा रहा है, इस वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने कर लिया। चाहे वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, चाहे वो फैक्चुअल स्टेटमेंट थी, बट नून लीग आ गई, मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए। खान साहब की वजह से जो IMF के साथ आपका एक प्रॉब्लम पैदा हुआ था, उसको तो अगस्त में मिफ्ता इस्माइल ने ठीक कर दिया था ना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अगस्त में सितंबर में रिव्यू ले लिया था सक्सेसफुल, तो IMF के साथ तो आप बैक ऑन ट्रैक आ गए थे। व्हाट वेंट रॉन्ग आफ्टरवर्ड्स? इसहाक डार जो कह के आए कि 26 साल का तजुर्बा है, IMF शुड बिहेव, वर्ल्ड बैंक शुड बिहेव, मूडीज़ शुड बिहेव, मुझे पता है इनसे कैसे डील करना है। 9 फरवरी की रात को गालिबन आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर खड़े रिपोर्ट कर रहे थे और बड़ी गुडी चल रही थी कि अभी IMF हो जाएगा, अभी आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। हु डू यू कंसिडर रिस्पॉन्सिबल कि IMF से जब आप बैक ऑन ट्रैक आ गए तो फिर किसने ये काम ख़राब किया? देखिए, 2 चीज़ें। उस वक्त इमरान खान साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर मिसगाइड किया शौकत तरीन ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। वो जो जगली वो नंबर्स की बता रहे थे कि ये जो हम सब्सिडी देंगे, ये सब्सिडी नहीं एक्चुअली होगी, हमारा कंपनियों से इतने डिविडेंड्स पड़े हुए, इतना मुनाफा आ जाएगा, वहाँ से पैसे दे देंगे। दैट वाज टोटली रबिश। उन्होंने खान साहब ने अब 27 या 28 फरवरी को 2022 को इन्होंने वो जो पैकेज दिया फ्यूल सब्सिडी का और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का, उसने डायनामाइट्स लगा दिया आपके IMF के प्रोग्राम को। और उसके कुछ दिनों बाद IMF ने पाकिस्तान आना था या कहीं बाहर कतर में टॉक्स होनी थी जो मई में हुई, फिर कैंसिल होगी। हाँ, फिर बाद में मई में हुई जो मिफ्ता इस्माइल ने से पहले धमाके कर दिए ना इकोनॉमी के अंदर। तो शौकत तरीन ने और इमरान खान साहब ने मिलके प्रोग्राम को डीरेल कर दिया। इनको ये लग रहा था कि चूंकि इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल मूव चली, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर सुसाइडल अटैक कर दिया। अब आ जाते हैं मिफ्ता इस्माइल के ऊपर। मिफ्ता इस्माइल आ गए एज अ फाइनेंस मिनिस्टर और PDM की गवर्नमेंट आ गई। जो उनसे बुनियादी गलती हुई कि जो फैसला इन्होंने 45 दिन बाद किया करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए, जो गलतियां की थी खान साहब मई जून में जाके, जब वो इन्होंने किया मई जून में, और उसमें भी ताख़ीर इस वजह से हुई। एक लंदन कैंप था PDM में और एक था इस्लामाबाद कैंप। जो लंदन कैंप था वो इस हक में नहीं था करेक्टिव मेजर्स लेने के, वो इलेक्शन की तरफ या कुछ और बात कर रहे थे। जो इस्लामाबाद कैंप था वो चाहता था कि चीज़ों को बैक ऑन ट्रैक लाया जाए। इस्लामाबाद कैंप बैक ऑन ट्रैक ले आया उन चीज़ों को। फिर अब उसके बाद जो पॉलिटिक्स थी विद इन दी PMLN, उसने पाकिस्तान के जो IMF के प्रोग्राम को डीरेल किया। यानी कि जिस वक्त लंदन से बैठकर इसहाक डार साहब मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ रिपोर्टर्स को ख़बरें दे रहे थे और मिफ्ता इस्माइल का काम ख़राब किया जा रहा था, और इसहाक डार साहब जब रवाना हुए हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों को फ़ोन किए हैं, डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल करना शुरू किया है और नारा लगाया कि 180 पे लेके आऊँगा। 200 तो लाया ही लाया, 217 पे ये ले आए। उस वक्त मार्केट खड़ी हुई थी 243, 44, 45, 47 पे LC खुल रही थी। मैं बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक फिगर्स कोट कर रहा हूँ, अगर आप इसको एंडोर्स कर सकें। साथ ही उन्होंने 7 रुपये फ्यूल कम कर दिया। तो वो नून लीग में, इसहाक डार में और खान साहब में फिर क्या फ़र्क हुआ? ये तो कहते हैं कि जनाब हमने तो अपनी सियासत को रियासत पे कुर्बान कर दिया। बयानियाँ आप बना रहे हैं खान साहब के खिलाफ, काम आप वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया। जब इसहाक डार एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त जो एक होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो एक आपके इकॉनमी के इंडिकेटर्स और इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्सचेंज रेट आपका क्या होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त नंबर्स दे रहा था वो ये बता रहा था कि आपके रुपए की जो कदर है उस वक्त, वो उसकी एक्चुअल कदर से वो कम है। तो जो उस वक्त 238-240 रुपये पे रुपया ट्रेड कर रहा था। और मिफ्ता इस्माइल जब एज अ फाइनेंस मिनिस्टर भी होते थे, तो मेरा उनके साथ प्राइवेट जो आर्ग्यूमेंट्स होता था वो ये होता था कि ये 20 रुपये आपका जो रुपया है ये इसको नीचे आना चाहिए। नॉट बिकॉज के क्योंकि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इतने भी कमज़ोर नहीं थे, उसकी वैल्यू 240 पे हो जाती। इतना एक एलिमेंट होता है आपकी स्पेकुलेशन का, जो मार्केट के अंदर प्लेयर्स होते हैं अपना पैसा बनाने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो जब डार साहब आए तो उन्होंने आर्टिफिशियली रुपये को नीचे नहीं खींचा था। जो इनिशियल डेज की मैं बात कर रहा हूँ, बाद की बात नहीं कर रहा। यानी आप कह रहे हैं कि जो 217 पे आया वो जेन्युइन आया वो था? इनिशियली जेन्युइन था। हमारा ख्याल था कि इतनी इसकी प्राइसिंग है सही, जैसे अभी भी। लेकिन उस वक्त 180 का दावा गलत था। वो दावा इसलिए गलत नहीं था शुरू में कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट था वो इसके आसपास 200 के आसपास चल रहा था। ठीक है, सही। शुरू में वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का एक रिपोर्ट जारी करते हैं, 1 पेजर होता है या एक नंबर वो देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो होता है। वो कैसे वर्कआउट करते हैं कैसे नहीं करते हमें उसका नहीं पता, लेकिन मार्केट की प्राइसिंग उस वक्त यही बन रही थी। अब इसमें पॉइंट ये है कि क्या अब जैसे अभी भी 306 पे डॉलर गया, और जब 306 पे था, जब निगरान हुकूमत चली गई, उसको 286 के आसपास था ये डॉलर। सॉरी, जो PDM की गवर्नमेंट की निगरान हुकूमत आई
तो जब ये 286 से इसने इंटर बैंक में 306 पे जब मारा तो हमारा ये ख्याल था कि गलत गया, इसको वापस आना है। उसमें स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग और सारा कुछ हुआ। तो अब जब एक क्रैकडाउन शुरू हो गया होर्डिंग का और अफगानिस्तान की ट्रेड के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया, तो इन्होंने एक, आपको पता है कि नंबर निकला 248-250 रुपये का।